हेलो दोस्तों, वीडियो की श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं मध्यकालीन भारत से संबंधित तथ्य और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम यहाँ से देखेंगे। थ्योरेटिकल पहले देखेंगे और इसकी अगली श्रृंखला में हम क्वेश्चन की श्रृंखला लाएंगे, उसको आप देखिएगा और उसका आनंद लीजिएगा। मध्यकालीन भारत पर अरबों के आक्रमण की बात किया जाए तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। और कब किया था? 712 ईस्वी में सिंध पर किया था। इसमें विजय पाई थी। उस समय शासक कौन था? तो दाहिर था, याद रखिए। और आक्रमण का मुख्य उद्देश्य की बात किया जाए तो धन दौलत लूटना व इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। इनका मुख्य उद्देश्य था धन दौलत लूटना व इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। अब बात करते हैं महमूद गजनवी की। गजनवी नहीं, गजनी की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड क्या है। तो महमूद गजनी की बात किया जाए तो ये 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। याद रखिए, गजनी साम्राज्य की स्थापना अगर क्वेश्चन बने तो आप महमूद गजनी नहीं मारेंगे, इसमें क्या आप टिक करेंगे? अल्पतगीन ने किया था। किसने किया था? अल्पतगीन ने। और राजधानी क्या बनाई थी? गजनी बनाई थी, याद रखिएगा। अल्पतगीन की मृत्यु के बाद पिरितगीन ने शासन किया। किसने किया? पिरितगीन ने। इसी के समय 972 से 77 के में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया था। यानी प्रथम तुर्क की आक्रमण की बात किया जाए भारत पे तो 972 से 77 के मध्य पिरितगीन ने किया था। ठीक। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश शासक जयपाल का शासन था। किसका था? जयपाल का शासन था। ठीक, तो ये इतना याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला तथ्य क्या है। अब यहाँ पे बात किया जाए अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद कौन था? तो ये था आपका सुबुक्तगीन था। कौन था? सुबुक्तगीन था। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन था। 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पे बैठा महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 में हुआ था। अपने पिता के शासनकाल में गजनी खुरासान का ये शासक बना था। कहाँ का बना था? गजनी खुरासान का ये शासक बना था। आइए और तथ्य इससे रिलेटेड देखते हैं। नेक्स्ट है, अगर बात किया जाए कि इसने किस अवस्था में गद्दी पर बैठा तो ये 27 वर्ष की अवस्था में गजनी। और कितनी बार भारत पे आक्रमण किया? भारत पे 17 बार आक्रमण किया। ठीक, वास्तविक उद्देश्य था ये धन को लूटना और इसको मूर्ति भंजा का आक्रमणकारी कहा जाता था। देखिए, उस समय क्या होता था कि भारत के लोग मंदिरों में जो है जितने भी धन दौलत होते थे, सोना चांदी, मंदिरों में रखते थे और अपने साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य को लेकर के ये इसको धन दौलत की आवश्यकता होती थी। और ये जो है इसको जब पता चला कि भारत में बहुत सारा धन है तो और भारतीय लोग जो है मंदिरों में अपने धन को रखते हैं, तो उस उद्देश्य से ये मंदिरों पर आक्रमण करना शुरू किया था। और आक्रमण के पीछे इसका मुख्य उद्देश्य था धन दौलत लूटना और अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करना था। गजनी प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। 1001 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध ये आक्रमण किया था और जयपाल की पराजय हुई थी। इसके प्रमुख आक्रमण में देखा जाए तो 1008 में इसने नागरकोट में यानी नगरकोट के विरुद्ध इसने आक्रमण किया था। और 1025 सबसे प्रमुख जो आक्रमण था ये सोमनाथ मंदिर पे इसने आक्रमण किया था। कब किया था? 1025 में सोमनाथ मंदिर पर। लगभग इसमें 20 लाख दिनार जो है इसने लूटा। कितना लूटा? 20 लाख दिनार इसने लूटा लगभग इसमें। ठीक, तो नेक्स्ट और देखते हैं। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में जाटों द्वारा, याद रखिएगा, जाटों ने आक्रमण किया और इसका अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध था। क्योंकि जाट जो है इसके
जो धन लूट कर ले जा रहा था उसको इन्होंने रोका और इसके क्रम में इसने जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया था। याद रखिए कि उस समय भारत में एकता की कमी थी, राज्य छोटे छोटे क्षेत्रों में बटे हुए थे और जितने भी राजा थे वो छोटे छोटे क्षेत्रों में, और आपसी कलह था जिसका फायदा जो है हमारे सारे विदेशी जितने भी आक्रमण हुए, चाहे अंग्रेज हुए चाहे जितने भी विदेशी आक्रमण हुए, वो इसका फायदा उठाते रहे। 1030 में गजनी की मृत्यु हो गई। यह सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था, तो ये गजनी था, याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट तथ्य देखते हैं और क्या है इसमें। अगला है आपका मोहम्मद गोरी। अब गौरी के बारे में देखते हैं। तो मोहम्मद गोरी, इसका जो है गौरी महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। गौर जो है ये महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था, गौर की बात हो रही है। और 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, इसका पूरा नाम भी कभी कभी पूछ देता है, ये गौर का शासक बना था और इसने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध इसने आक्रमण किया था। कब किया था? 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया था। दूसरे आक्रमण की बात किया जाए तो 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर आक्रमण किया था और यहाँ का शासक भीम द्वितीय था और गौरी को बुरी तरह से पराजित किया था। याद रखिए, इसको मार मार करके खदेड़ दिया था उस समय। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अगला बहुत ही शक्तिशाली शासक था, कौन? भीम द्वितीय। अब देखते हैं अगला है तथ्य। अब तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध के बारे में देखते हैं। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 के बीच में हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था? गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था और इसमें चौहान विजयी हुए थे। पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। तराइन के द्वितीय युद्ध जस्ट इसके अगले साल 1192 में हुआ था और गौरी व पृथ्वीराज के बीच में हुआ था और गौरी इसमें विजयी हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं चंदावर का युद्ध। तो 1194 में गौरी व जयचंद के बीच में हुआ था और गौरी विजयी हुआ था। गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में हो गई थी। याद रखिए, गौरी की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 1206 ईस्वी में हो गई थी इसकी मृत्यु। अब देखते हैं सल्तनत काल से संबंधित जो है तथ्य क्या है। तो सल्तनत काल में निम्नलिखित राजवंशों ने शासन किए। ठीक, गुलाम वंश की बात किया जाए तो 1206 से ठीक 1290, यहाँ पे 1290 के बीच में इनका शासन था। खिलजी वंश की बात किया जाए तो 1290 से 1320 के बीच में हुआ। तुगलक वंश की बात किया जाए तो ये 1320 से 1398 के बीच में हुआ या 1320 से 1414। ये 98 नहीं होगा, यहाँ पे 1414 होगा। अगर सबसे लंबे कार्यकाल की बात किया जाए तो तुगलक वंश ने सबसे लंबा कार्यकाल इसका रहा और सबसे कम आपका खिलजी वंश का रहा। सैयद वंश की बात किया जाए तो 1414 से 1445 के बीच में इनका शासनकाल रहा, 1451 के बीच में। ठीक, लोधी वंश की बात किया जाए तो 1451 से 1526 में हुआ। ठीक, अब 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराकर आपका मुगल वंश की नींव रखी थी। तो याद रखिए, गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414 और सैयद वंश 1414 से 1451, लोधी वंश 1451 से 1526। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ से कभी कभी इनका क्रम या शासनकाल किसका ज्यादा है कम है ये पूछ देता है। अब हम देखते हैं गुलाम वंश। अब गुलाम वंश से क्या संबंधित तथ्य है? गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक, गुलाम वंश या मामलूक वंश इसको कहते हैं। इसकी स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जो गौरी का गुलाम था। गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता था। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। ठीक, याद रखिएगा। और 24 जून 1206 में इसका राज्याभिषेक हुआ और राजधानी क्या बनाई? लाहौर बनाई थी। याद रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी लाहौर बनाई थी, लेकिन अगर दिल्ली की बात किया जाए
तो दिल्ली राजधानी किसने बनाया था? तो इल्तुतमिश ने बनाया था। यानी वास्तविक अगर दिल्ली का संस्थापक पूछा जाए तो इल्तुतमिश को हम मारेंगे। ठीक, आइए अगले तथ्य के बारे में देखते हैं। अगले तथ्य के बारे में देखते हैं। अब इसने जो है कुतुब मीनार की नींव जो है ऐबक ने रखी थी। किसने रखी थी? ऐबक ने। और कुवत उल इस्लाम जो था इसकी स्थापना दिल्ली में इसने किया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और इसको लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श कहा जाता था, पील बख्श कहा जाता था। ठीक, यानी लाखों का दान देता था इसलिए लाख बख्श कहा जाता था। पील बख्श जो है इसलिए कहा जाता था क्योंकि हाथियों का दान करता था। ठीक, बख्तियार खिलजी ऐबक का सेनापति था। याद रखिएगा, ऐबक का सेनापति था जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी। ये कौन था? ये ऐबक का सेनापति था, याद रखिए। और ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 में चौगान या पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक, और लाहौर में इसे दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में इसे दफनाया गया था। आइए और तथ्य के बारे में देखते हैं। अगला है, अब ऐबक का पुत्र जो है आराम शाह था। ठीक, ये 8 महीने तक शासन किया। ऐबक का पुत्र आराम शाह 8 महीने तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कब बैठा? दिल्ली की गद्दी में 1211 के बीच में बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का जो है इलबरी तुर्क व ऐबक का गुलाम व दामाद भी था। ये बदायूं का गवर्नर था। ये पूछता है कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का। और इल्तुतमिश जो है तुर्कमिस्तान के इलबरी तुर्क था। ठीक, ऐबक का गुलाम व दामाद भी था। ठीक, अब इल्तुतमिश से संबंधित जितने तथ्य हैं इनको आइए हम देखते हैं। अब यहाँ पे है इल्तुतमिश, कुतुब मीनार। अब आइए बात करते हैं इल्तुतमिश की। अब इससे रिलेटेड क्या है? कुतुब मीनार के निर्माण को जो है इसने पूर्ण किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किया था? ये क्वेश्चन पूछता है। तो किसने जारी किया था? इल्तुतमिश ने। चांदी का टका और तांबा का जीतल इसने चलाया था। इक्ता प्रणाली किसने चलाई थी? तो इल्तुतमिश ने चलाई थी। 40 गुलाम सरदारों का इसने संगठन किया था जो तुर्काने चहलगामी के नाम से जाना जाता था। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का इसने दमन किया था। याद रखिए, उस समय दिल्ली पे अमीरों का जो है बोलबाला था। और चूंकि ये जो है इसको आराम शाह को मार कर आया था तो इसे डर था कि कहीं मेरी भी हत्या ना हो जाए। तो इसलिए 40 गुलामों के सरदारों का जो है इसने संगठन किया था ताकि क्षेत्र में जा करके ये देखें कि क्षेत्र में क्या चल रहा है, कोई मेरे खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए इसने ये गठन किया था। ठीक, और अमीरों का सर्वप्रथम दमन, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने किया था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला है, अब इसने क्या किया था? राजधानी को जो है लाहौर से दिल्ली लाया था। ठीक, इसीलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक इसको संस्थापक कहा जाता है। ठीक, हौज सुल्तानी का निर्माण दिल्ली एक कुहना के निकट करवाया था। ठीक, हौज सुल्तानी का। अब 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति इसने प्राप्त की थी। तो याद रखिए, बगदाद के खलीफा से वैधानिक स्वीकृति किसने प्राप्त की थी? तो ये इल्तुतमिश ने प्राप्त की थी। अब 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु हो जाती है? 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अगला तथ्य देखते हैं। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पे बैठा और यह अयोग्य शासक था। उसकी मां शाह तुर्कान जो है बोलबाला था और जो वह कहती थी वही होता था। ठीक, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज का जो है ये गद्दी पे बैठा था। ठीक, तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। ठीक, याद रखिए, रजिया जो है दिल्ली सल्तनत की या इतिहास में पहली महिला थी जो शासिका बनी थी और इसने चोगा व काबा पहनना शुरू किया था। ठीक, रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम
महिला शासिका थी जिसका शासन की बागडोर इसने संभाली थी। अब रजिया से संबंधित कुछ तथ्य हैं, इनको हम देख लेते हैं। अगला क्या है, रजिया। अब इसने क्या किया था कि पर्दा प्रथा को त्याग कर, देखिए मुस्लिमों में ये पर्दा प्रथा थी और इसको त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा, काबा जिसको कहा जाता है, एवं कुला जिसको टोपी कहा जाता था, पहन करके राज दरबार में खुले मुंह से ये जाती थी। ठीक, एक चीज ये भी याद रखिए, इल्तुतमिश इसको बहुत मानता था और ये पहले से ही इसको जो है शासिका के रूप में ये देखना चाहता था। नेक्स्ट देखते हैं, गैर तुर्कों को सामंत बनाने से तुर्की अमीर जो थे ये रजिया के विरुद्ध हो गए। ठीक, इसने सबको इसमें शामिल करना, गैर जो तुर्क थे उनको भी अपने शासनकाल में शामिल किया, इसलिए जो है जो तुर्की अमीर थे ये इसके खिलाफ हो गए। ठीक, और उसे बंदी बनाकर बहराम शाह को गद्दी पे बैठाया। तो याद रखिए, ये क्रोनोलॉजी पूछ देता है कि रजिया के बाद कौन सुल्तान बना, तो बहराम शाह बना। रजिया की शादी ये अल्तुनिया के साथ हुई थी। किसके साथ? अल्तुनिया के साथ हुई थी और 13 अक्टूबर 1240 में कैथल में रजिया की हत्या डाकुओं के द्वारा की गई थी। ठीक, तो इसकी हत्या कैथल में डाकुओं के द्वारा कर दी गई। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला देखते हैं, बहराम शाह को बंदी बनाकर 1245 में हत्या कर दी गई। ठीक, और दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना था। कौन बना? अलाउद्दीन मसूद शाह। बलबन ने षड्यंत्र द्वारा 1246 में मसूद शाह को हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। ठीक, याद रखिए, नासिरुद्दीन महमूद को इसने सुल्तान बनाया और ये पहला एक शासक था जो टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था। यानी जो राजा के ऊपर जो छतरी वाली जो एक प्रतीक होता था वह जो है बलबन अपने ऊपर लेकर रखता था और ये इसको केवल राजा नाम मात्र का था और सारा देख रेख ये कौन करता था? बलबन करता था। ये भी एक तुर्क अमीर था। बलबन अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन इससे महमूद से इसने कर दिया था। अपनी शादी जो है नासिरुद्दीन महमूद से इसने कर दिया था। ठीक, बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। यह इल्तुतमिश का गुलाम था, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम भी कहीं कहीं वर्णन मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब बलबन से रिलेटेड क्या है इसको देख लेते हैं। बलबन ये तुर्काने चालगानी का जो है विनाश बलबन ने किया था, जो इल्तुतमिश ने बनाया था। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा किया। ठीक, और सीरी नामक नया नगर बनाया। ठीक, तो सीरी नामक नया नगर किसने बनाया था? तो ये बलबन ने बनाया था। और सिजदा व पैबोस प्रथा इसने शुरू किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, सिजदा और पैबोस किसने शुरू किया था? तो बलबन ने किया था। और फारसी त्योहार नवरोज उत्सव इसने प्रारंभ किया था। अब विरोधियों के प्रति लौ एवं रक्त नीति की जो है रक्त नीति इसने शुरू किया। तो पूछता है लौ और रक्त नीति किससे संबंधित है? तो ये आपका बलबन से रिलेटेड है। क्योंकि ये भी एक अमीर था, तुर्क अमीर था, इसलिए इसको भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था। तो इसने जो है अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करने के लिए जितने भी साम दाम दंड भेद हुए उसको ये अपनाया। अब नेक्स्ट देखते हैं इससे रिलेटेड और तथ्य क्या है। बलबन, देखिए नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलू खां की उपाधि दिया था। तो इसको जो है उल्लू खां की उपाधि किसने दिया था? नासिरुद्दीन महमूद ने दिया था। बलबन ने दरबार में फारसी के विरुद्ध फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। इसके दरबार में अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक ये पूछता है शमसुद्दीन कैमूर्स था। ठीक, तो अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर्स था। कैमूर्स या कैमूर्स कहीं कहीं मिलता है, तो ये था। अगला तथ्य देखते हैं। गुलाम वंश के शासकों का क्रम अगर देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहले था, फिर आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन फिरोज, फिर रजिया सुल्तान, फिर बहराम शाह,
फिर अलाउद्दीन महमूद मसूद शाह, फिर नासिरुद्दीन महमूद, और फिर बलबन, और अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। तो इनका क्रम भी पूछ देता है, तो इसको याद आप रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं खिलजी वंश। तो खिलजी वंश की बात किया जाए या खिलजी क्रांति भी इसको कहा जाता है, 1290 से 1320 के बीच में गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290, ये याद रखिएगा। और किसने स्थापना किया था खिलजी वंश की? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था, खिलजी वंश की स्थापना की इसने। किलोखरी को जो है अपनी राजधानी बनाई, इसने कहाँ राजधानी बनाया? किलोखरी को। फिरोज खिलजी की हत्या करके 1296 में इसका भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर, ये जो प्रयाग में, इसकी हत्या कर दी। ठीक, अब 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। कब बना? 1296 में, याद रखिएगा। अब इससे रिलेटेड है, देखिए बहुत डीप में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये पूरे दिल्ली सल्तनत को हम कवर करना है, और बाकी वीडियो जो क्रम में आएगी तो उसमें हम इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। बचपन का नाम इसका क्या था अलाउद्दीन खिलजी का? अलिया गुरसप्पा था। ठीक, इसका बचपन का नाम अलिया गुरसप्पा था। अलाउद्दीन खिलजी के कार्य, अब देखिए इसने क्या क्या किया। सेना को नकद वेतन की बात अगर किया जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने वह अस्थाई सेना, दिल्ली सल्तनत में अस्थाई सेना किसने रखा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नकद वेतन किसने दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। पहला शासक था जिसने विशाल अस्थाई सेना रखी, अपने साम्राज्य विस्तार के लिए इसने विशाल सेना भी, अस्थाई सेना रखी। और घोड़ा दागने, ठीक, तथा सैनिकों को का जो है होलिया लिखने की इसने प्रथा शुरू किया। ठीक, अब भू राजस्व बढ़ा करके ये 1/2 भाग कर दिया। ठीक, तो इसने क्या किया? भू राजस्व को बढ़ा दिया। ठीक, 1/2 कर दिया, 50%। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इसने जो है खम्स यानी लूट के धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग से 3/4 कर दिया। जो पहले 1/4 भाग था जो लूट का हिस्सा, जिसको खम्स कहा जाता है। पूछ देगा खम्स क्या है, तो ये लूट का धन है। व्यापार में बेईमानी रोकने के लिए या कम तौलने वाले के लिए ये शरीर का मांस जो है काट लेता था। यानी बहुत ही तगड़ा शासक था और बहुत ही अपने शासन व्यवस्था को बहुत ही नियंत्रण तरीके से चला रहा था। और मूल्य नियंत्रण प्रणाली को ये दृढ़ता से लागू किया। चूंकि सेना बहुत बड़ी थी और उनका खर्च जो है वहन करना मुश्किल था, इसलिए इसने मूल्य नियंत्रण, ताकि जितना ये पेमेंट दे रहा है उनको उसमें जो है जो सैनिक हैं वो अपना जीवन यापन कर सकें। दक्षिण भारत विजय के लिए मलिक काफूर को भेजा। किसको भेजा था? मलिक काफूर को भेजा था। ठीक, तो आइए नेक्स्ट तथ्य देखते हैं और क्या है इसमें। अब इसने जो है जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला व 1000 खंबा महल का इसने निर्माण कराया। तो 1000 खंबा महल का निर्माण किसने किया? तो खिलजी ने किया। ठीक, अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने किया। सीरी का किला इसी ने बनवाया। ठीक, अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। ठीक, याद रखिए अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता था। और ये जो है दैवी अधिकार के सिद्धांत को जो है इसने चलाया था। सिकंदर सानी की उपाधि स्वयं को विभूषित किया इसने। आप पूछेगा सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और 2 नए कर लगाए, एक चराई कर जिसमें दुधारू पशुओं पर इसने लगाया। चराई कर किससे संबंधित है? तो दुधारू पशुओं से संबंधित है। गढ़ी कर की बात किया जाए तो घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था, जिसको गढ़ी कर कहा जाता था। ठीक, अब और कुछ तथ्य इससे रिलेटेड देखते हैं। इसके शासनकाल में मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। कितने हुए? मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। और 5 जनवरी 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। ठीक, कब हो जाती है? 1316 में। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बैठता है, यानी मुबारक खिलजी बैठता है। इसके बाद याद रखिएगा मुबारक खिलजी बैठता है। ठीक, 1316 को दिल्ली की गद्दी पे ये बैठा। और इसका जो है इसकी खासियत क्या थी कि नग्न स्त्री पुरुष तथा
पुरुष नग्न स्त्री व पुरुष का इसको संगत पसंद था। ठीक, यह दरबार में कभी कभी स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। ठीक, बरनी के अनुसार कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। ठीक, मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या कर दी। ठीक, और स्वयं को सिंहासन पे बैठा। तो अगला देखिए तथ्य क्या है। मुबारक के इसका वजीर जो था खुसरो खां था और इसने 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या कर दी और स्वयं को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अब खिलजी खां से रिलेटेड जो है तथ्य और क्या है, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक, इसका संस्थापक, फिर अलाउद्दीन खिलजी हुआ, फिर मुबारक खिलजी, फिर खुसरो खां, और खिलजी वंश का कार्यकाल सबसे कम है। ये तथ्य आप याद रखिएगा, सबसे कम किसका कार्यकाल है, तो खिलजी वंश का है। नेक्स्ट हम देखते हैं तुगलक वंश। अब तुगलक वंश की बात किया जाए तो 1320 से 1414 सबसे लंबा कार्यकाल इसका था। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी या गयासुद्दीन तुगलक इसका नाम था, ये जो है 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पे बैठा। तो यहाँ से तथ्य आपका ये पूछ सकता है तुगलक वंश की स्थापना किसने किया, तो गयासुद्दीन तुगलक ने, और दिल्ली के सिंहासन पे बैठा। अब गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित क्या तथ्य है देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन के समय अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। जो अमीरों की भूमि थी अलाउद्दीन के समय उसको पुनः लौटा दिया और सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण किया, याद रखिएगा। और नहरों के निर्माण कराने वाला यह पहला शासक था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि नहरों का निर्माण किस शासक ने किया था, तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने शुरू किया था। ठीक, और तथ्य देखते हैं इससे संबंधित। दिल्ली में तुगलकाबाद नामक नया नगर बनाया। ठीक, और रोमन शैली में निर्मित इस नगर में 56 कोट नामक एक दुर्ग को बनाया। तो पूछ सकता है 56 कोट नामक दुर्ग कहाँ पे है, तो ये तुगलकाबाद में है। और किसने बनवाया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने, और ये रोमन शैली में निर्मित शहर है। ठीक, तो ये तथ्य देख लीजिएगा। अब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान के दौरान होती है। बंगाल अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो जूना खां या जौना खां, ठीक, MBT इसको मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा। अब इससे संबंधित और तथ्य क्या है, उलू खां या जूना खां, ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में यह सर्वाधिक शिक्षित व विद्वान व योग्य व्यक्ति था। इसने अपनी सनक भरी योजनाओं और क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण इसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा जाता था। ये अपनी सनक भरी योजनाओं के लिए, ठीक, कृषि के विकास के लिए इसने अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की। ठीक, अमीर कोही विभाग किससे संबंधित है, ये कृषि विभाग से संबंधित। किसने स्थापित किया था, तो याद रखिए MBT ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर कोही विभाग की स्थापना किया था। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है इससे रिलेटेड। तब अब इसने जो है राजधानी दिल्ली से देवगिरी में लाया और इसका नाम दौलताबाद रखा। ठीक, दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद में इसने राजधानी को लाया। और मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था। प्रत्येक मलिक के सम्मान में, ठीक, जो मलिक होते थे इसके, जो देख रेख करने वाले, इनके सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था। और एक जोड़े में एक जाड़े में और दूसरा गर्मी में दिया करता था। ठीक, याद रखिएगा। ये तो ये खैर ये नहीं पूछ सकता है, इसको बस ऐसे दिमाग रखिएगा दिमाग में। सांकेतिक मुद्रा इसने चलाया था। ये बहुत सांकेतिक मुद्रा किसने चलाया था, तो MBT ने चलाया था। और कांसा, ये फरिश्ता के अनुसार ये कांसा, ठीक, और तांबा जो है ये बरनी के अनुसार इसने चलाया था। और धातुओं के सिक्के चलाए, ठीक, चलवाए इसने, धातुओं के सिक्के चलवाए जिनका मूल्य चांदी के रुपये टका के बराबर होता था। ठीक, एडवर्ड थॉमस ने इसे प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी। याद रखिएगा, प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी।
नेक्स्ट हम देखते हैं अफ्रीकी यात्री जो है ये इब्न बतूता जो है 1333 में भारत आया था। सुल्तान ने इसे दिल्ली में काजी नियुक्त किया था और 1342 तक ये राजदूत बनकर रहा और राजदूत बनाकर इसे चीन भेजा। ठीक, याद रखिएगा, इसे राजदूत बनाकर किसने भेजा? एमबीटी ने भेजा था और 1333 में ये भारत आया था। इसकी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेहला पुस्तक है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन इसमें मिलता है। और देखते हैं इससे रिलेटेड और तथ्य क्या है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके समय जिया नस्बी, ठीक, जिया नस्बी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं का एक श्रृंखला का जो है फारसी में अनुवाद किया था। ठीक, इसकी पुस्तक का नाम तूतीनामा था। ठीक, ये पूछ सकता है, तूतीनामा था, जिसमें एक तोता ऐसी विरहड़ी नायिका की कहानी सुनाता है जिसमें पति यात्रा पे गया हुआ है। तो याद रखिएगा। तुगलक ने जीन प्रभु सूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था। ठीक, तो यानी जीन प्रभु सूरी को जो है ये जैन साधु थे, इनको अपने दरबार में बुला करके सम्मान किया था। ठीक, इसकी मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी में सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी। ठीक, तो थट्टा के निकट इसके गोडाल में इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी के समय विजयनगर में, ठीक, 1336 में बहमनी राज्य की स्थापना हुई। ठीक, कब हुई थी? 1347 में, यानी विजयनगर की 1336 में और बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में। ये दोनों याद रखिएगा। बदायूनी लिखता है कि अंततः लोगों को उसे मुक्ति मिली और उसे लोगों से मुक्ति मिली थी। ठीक, फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक जो है, फिरोज तुगलक की बात किया जाए तो इसका राज्याभिषेक थट्टा के नज़दीक 1351 में हुआ था। ठीक, पुनः राज्याभिषेक ये 1351 में दिल्ली में किया था, यानी इसका जो है दो बार राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, तो याद रखिए, पूछ सकता है कि दो बार किसने राज्याभिषेक किया था? इसी ने किया था। नेक्स्ट अगला देखते हैं, राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत अपने शासन में 24 कष्टदायक करों को इसने समाप्त किया था। ठीक, 24 कष्टदायक जो कर थे इनको समाप्त करके केवल 4 कर जो है इसने रखा था, जिसमें खराज जो लगान था और खम्स यानी युद्ध लूटपाट का और जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश दिया था केवल, यानी खराज, खम्स, जजिया व जकात। ठीक, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला ये पहला शासक था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? तो ये यही था। ठीक, नेक्स्ट है एक नया कर जो है सिंचाई कर भी इसने लगाया था, क्योंकि सिंचाई में इसने नहरों का निर्माण भी किया था, इसलिए सिंचाई कर लगाया। उपज का 1/10 भाग, देखिए बहुत कम इसने लगाया था, और 5 बड़ी नहरों का इसने निर्माण किया था। ठीक, और 300 नए नगर का जो है इसने स्थापना किया था। ठीक, अब नगर क्या है इसको देख लेते हैं। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि किस नगर की स्थापना किस शासक ने किया था। तो इसने हिसार की स्थापना किया, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर का याद रखिएगा, जौनपुर की स्थापना इसी ने किया था, और फिरोजपुर इत्यादि 300 शहरों की इसने स्थापना किया था। टोपरा एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ को लेकर ये दिल्ली में स्थापित किया था। ठीक, तो याद रखिए टोपरा एवं मेरठ का जो 2 स्तंभ थे इसको किसने स्थापित किया दिल्ली में? तो इसी ने किया था। ठीक, दीवान एक खैरात की स्थापना इसने किया था। ठीक, दीवान एक खैरात की स्थापना इसने किया था, और अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए ये स्थापित किया था। ठीक, दीवान खैरात। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब लगभग 1,80,000 इसी के समय थी, और दीवाने बंदगान नए विभाग की स्थापना ये दासों की देखभाल के लिए किया था। ठीक, तो याद रखिएगा, दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान इसने नए विभाग की स्थापना किया था। ठीक, इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। ठीक, सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। और आत्मकथा क्या है?
फतुहाते फिरोजशाही, यानी फतुहाते फिरोजशाही की रचना की। ठीक, और 13 सितंबर 1388 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासरुद्दीन महमूद था। ठीक, तुगलक था, नासरुद्दीन महमूद तुगलक था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं और क्या तथ्य है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि तैमूर लंक ने महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो पूछ सकता है तैमूर लंक महमूद तुगलक के समय जो है 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया, मिलान करने के लिए भी पूछ सकता है। ठीक, तैमूर लंक का आक्रमण कब हुआ था। अब तुगलक वंश से संबंधित जितने भी शासक हैं उनको देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक, इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी जिसको कहते हैं, फिर फिरोज तुगलक और महमूद तुगलक, ये इनका क्रम है। अब हम देखते हैं अगला तथ्य है सैयद वंश को हम देखते हैं। सैयद वंश को देखते हैं। सैयद वंश से संबंधित जो तथ्य हैं ये जो है 1414 से 1451 तक जो है इनका पीरियड रहा है। और इसकी स्थापना पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खिज्र खां ने किया था। किसने किया था? खिज्र खां ने। इसने सुल्तान की उपाधि धारण न करते हुए अपने को रैयत आला की, पूछता है कि दिल्ली सल्तनत में कौन शासक था जिसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। ये पीसीएस वगैरह में पूछा है कई बार। तो ये रैयत आला की उपाधि खिज्र खां ने धारण किया था। यह तैमूर लंक का सेनापति था, याद रखिएगा, तैमूर लंक का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंक ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं तथ्य और क्या है इससे रिलेटेड। तो अगला है आपका खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को जो है कर भेजता था। यानी तैमूर का पुत्र शाहरुख था, इसको जो है नियमित रूप से ये कर भेजता था। 20 मई 1421 को इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका पुत्र मुबारक शाह गद्दी पे बैठता है। मुबारक शाह यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किया था। तो पूछता है मुबारकाबाद की स्थापना किसने किया था। तो ये मुबारक शाह ने किया था। और किस नदी के तट पे है? यमुना नदी के तट पे है। ठीक, अंतिम शासक की बात किया जाए तो अलाउद्दीन आलम शाह था। ठीक, अलाउद्दीन आलम शाह था। तो ये याद रखिएगा, अलाउद्दीन आलम शाह था। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला तक देखते हैं लोधी वंश की बात किया जाए तो लोधी वंश 1451 से 1526 तक इसका शासन था। और संस्थापक बहलोल लोधी था। कौन था? बहलोल लोधी था। 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल लोधी बहलोल शाह गाजी की उपाधि से ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और दिल्ली का प्रथम अफगान राज्य की जो है इसने स्थापना किया। तो याद रखिएगा, अफगान राज्य की स्थापना किसने किया था? तो ये बहलोल लोधी ने किया था। और बहलोल लोधी को दिया जाता, ठीक ना, अफगान शासक का जो है स्थापना का जो है दिल्ली सल्तनत की। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए पहले अफगान शासक की बात किया जाए तो ये लोधी ने स्थापित किया था। द्वितीय की बात किया जाए तो ये आपका कौन था? शेरशाह सूरी था। ठीक, अमीर सरदारों को ये मकसद ए अली बुलाता था। ठीक, इसने ये जो है मकसद ए अली बुलाता था और अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। तो पूछता है कौन सरदार था, जो कौन सुल्तान था जो अपने सरदारों के खड़े रहने पे भी खड़ा रहता था? तो यही था। ठीक, नेक्स्ट है 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि ये धारण किया। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां दिल्ली के गद्दी पे बैठा। ठीक, कौन बैठा? तो सुल्तान सिकंदर शाह, ठीक, उपाधि से बहलोल लोधी का पुत्र जो है ये निजाम खां जो है ये सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली पे बैठा। और 1504 में इसने 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना किया। ठीक, तो आगरा शहर की स्थापना 1504 में हुआ। ठीक, ये बहुत बार पूछता है, टेट वगैरह में भी पूछा है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं गजे सिकंदरी का जो है इसने पैमाना प्रचलित किया और सिकंदर लोधी आगरा को अपनी नई राजधानी बनाई। तो ये भी याद रखिएगा, आगरा को किसने राजधानी बनाई? सिकंदर लोधी ने। और कोट या नागरकोट में ज्वालामुखी मंदिर
कि मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए इसने दिया था, ठीक, दे दिया था। अब मुसलमानों को ताजिया जो होता है निकालने तथा मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों की मजार पे जाने पे इसने प्रतिबंध लगाया था। अब 1517 में इसकी मृत्यु हो जाती है। याद रखिए कब मृत्यु हो जाती है? 1517 में। नेक्स्ट तथ्य देखते हैं, अगला है संभवतः दिल्ली सुल्तानों में सिकंदर लोधी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। तो ये भी पूछता है कौन था जो होली त्योहार में भाग लेता था, तो यही था। सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से शासन ग्रहण किया, ठीक। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर को हरा करके इस युद्ध में जो है अपने मुगल वंश की स्थापना किया, ठीक। तो याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं बाबर जो है, ये बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण कौन दिया था? तो पंजाब का शासक दौलत खान लोधी इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान ने दिया था, ठीक। लोधी वंश के कार्यकाल देख लिया जाए, लोधी वंश के शासक तो बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी व इब्राहिम लोधी। और लोधी वंश को समाप्त करके 1526 में मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? बाबर ने किया था, ठीक, बाबर ने किया था, ठीक। तो ये याद रखिएगा। इस प्रकार हमने जो महत्वपूर्ण तथ्य है इसको कवर किया और इसके क्वेश्चन आंसर की सीरीज हम आगे लाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।